नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरशाद राही। शख्सियत में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। बेशकीमती सितारा जो लखनऊ की सरजमी पर रहता है, लेकिन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी शोहरत के परचम उनके लहराते हैं। उनका नाम है श्रीमती सुमन दुबे जी। आइए आज उनसे जानते हैं उनकी कला के बारे में, उनकी कविता के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने कलम की इस यात्रा को शुरू किया है और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने ये परचम लहराया है। सुमन जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने कविता की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ कि आप लिखें? और मेरे पिताजी बहुत अच्छे कवि थे, शायर भी थे। तो परिवार में जब मैं छोटी थी वो गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। उनको सुन सुन करके और मैं भी उनके गीतों को गुनगुनाती थी, उनकी शायरी गुनगुनाती रहती थी। तो पिताजी का नाम भी शेयर कर दें हमारे ऑडियंस से। श्री तिवारी। बहुत ज़्यादा मंचों पे नहीं गए वो, लेकिन जाते रहे पहले जी, शौकिया जाते थे। तो उसके बाद जब आप आज लिखती हैं तो किसके लिए लिखती हैं और क्यों लिखती हैं? श्रृंगार मंच पर चूँकि चलता है ज़्यादा, डिमांड है आजकल, तो मंच की दृष्टि से अभी तो फ़िलहाल चूँकि मंच पे जाती रहती हूँ, कविताएं करती रहती हूँ, तो उसके ही पर्पस से लिखना पड़ता है, अपने प्रस्तुतिकरण के लिए लिखना पड़ता है। और बाकी तो जो मैं लिखती हूँ तो उसको अलग से, जो किताब के लिए जो लिखा जाता है वो अलग से लिखती हूँ। एक कामयाब कवित्री कहें आपको, एक कामयाब शायरा कहें, क्योंकि आप कवि सम्मेलन और मुशायरे दोनों में बहुत ही मकबूल हैं, बहुत ही शोहरत याफ्ता हैं। ये दोनों का आपने कैसे एक संतुलन बना रखा है? संतुलन ये है कि गीत जो है वो कवि सम्मेलनों में भी बहुत सुना जाता है और मुशायरों में भी बहुत सुना जाता है। और जहाँ तक सवाल संतुलन का है, तो संतुलन मेरा इस तरह से है कि जो मेरा तलफ़ुज़ है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं मुशायरे में जाऊँ तो जो चीज़ मुझे बिल्कुल सटीक आती है, जिस उर्दू पे मेरा पूरा अधिकार है उस शब्द पे, उसको मैं बहुत सही बोलूँ, गलत ना बोलूँ। तो उसके बाद इस वजह से तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं गीत पढ़ रही हूँ या गज़ल पढ़ रही हूँ मंच पे, वो उसमें मेरा तलफ़ुज़ बिल्कुल सही हो, वो गलत ना हो। तो जब मैं मुशायरे में जाती हूँ तो लोगों को लगता है कि एक हिंदी मंच की कवयित्री, इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण है। अपने मुँह से अच्छा ही अपने नहीं वो मैं कह सकती, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि इतना अच्छा पढ़ भी रही है और उनका तलफ़ुज़ भी इतना अच्छा है, तो ये कैसे है? लोगों को मतलब यही अट्रैक्ट करता है। नहीं, आपको तो जो उर्दू वाले में समझते हैं कि आप शायरा हैं, आप उर्दू ही में लिखती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत ये उर्दू मुझे बहुत पसंद है। बहुत मैंने बहुत कोशिश करी सीखने की, लेकिन सीख नहीं पाई। लेकिन घर से, मेरे परिवार से, मेरे दादाजी, मेरे डैडी, ये दोनों बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं। जब आपने उर्दू की बात की है तो मन में एक मेरे सवाल भी ये आ रहा है कि ये जो एक राजनीति फैला दी गई, हिंदी उर्दू को अलग अलग कर दिया गया, उर्दू वालों की एक डिमांड थी कि उर्दू का भी एक हल्का हो जाए, यूपी और दिल्ली ही मिल जाए। तो मलिकज़ादा मंसूर अहमद साहब ने कभी इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी, फिर माननीय एन डी तिवारी जी ने उसको सेकंड लैंग्वेज किया, फिर अब वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया कि जो सरकार ने किया था वो ठीक है। तो मतलब आप उर्दू के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि उर्दू को वो हक मिल जाना चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तान की ज़बान है? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है ये, और निश्चित रूप से ये हमें भी, चूँकि हम तो साहित्यकार हैं जी, तो हमें भी लगता है कि नहीं, ये हर किसी को आनी भी चाहिए उर्दू। जी जी, बहुत ही नाजुक ज़ुबान, मतलब जो ये है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है भाषा कि इसको पढ़ाया जाना चाहिए, इसको कोर्स में रखना चाहिए कि नहीं, ये जो है इसको ये ज़रूरी रखना चाहिए। अच्छा, एक कंपल्सरी करना चाहिए। एक कहावत कही जाती है कि जहाँ सरस्वती होती हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन आपके ऊपर तो दोनों की कृपा है, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की। ऐसी कहावत पहले थी। अच्छा। आज के समय में ये कहावत जो है अब नहीं रही, मेरा जैसा मानना है, जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये अर्थ युग आ गया, ठीक है। और जो साहित्यकार है या कलाकार है या जो भी ये समय है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल
जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कवित्री हूँ, मुझे किसी ने बुलाया तो सबसे पहले मैं कहती तो नहीं कि पेमेंट कितना है या मेरा मानदेय कितना है। लोग मुझसे पूछते हैं कितना मानदेय है आपका। तो मानदेय जो पहले के कवि थे उनको क्या मिलता था और जो आज का कवि है उसको क्या मिलता था। आज का कवि सम्मेलन और पहले के कवि सम्मेलन में कितना अंतर हो गया। पहले क्या था कि लोग कविता के भूखे थे, कविता के मतलब सुनने वाले थे, चाहने वाले थे। आज के दौर में चाहते तो हैं सुनना, लेकिन अब इतना आसान नहीं रह गया क्योंकि इतना पैसा खर्च करते हैं। कवि सम्मेलन में भी ज़्यादा पैसा, बहुत ही पैसा लगने लगा। मुशायरे कराने में बहुत मुश्किल है अब आजकल कि एक कवि को बुलाने में, एक शायर को बुलाने में बहुत मुश्किलें आती हैं क्योंकि एक कवि के पास एक दिन में कई कवि सम्मेलन होते हैं, कई मुशायरे होते हैं। अब उसमें से वो उसमें से सोचता है कि कौन सा ज़्यादा पैसे वाला कवि सम्मेलन है जिसमें हम जाएं। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आप लखनऊ की सरजमीन से उठकर पूरे हिंदुस्तान में गई, न सिर्फ हिंदुस्तान में गई बल्कि दुनिया को भी आपने देखा, तो किन किन कंट्रीज़ में आप गई हैं जहां आपने मुशायरे और कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया है? हमारी ऑडियंस से आप शेयर करना चाहें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं लंदन गई और लंदन में 4-5 शहरों में गई, यॉर्कशायर, बर्मिंघम और ग्रेट ब्रिटेन, और ऐसी 2-3 जगह और गई थी मैं। उसके बाद दोबारा फिर गई दूसरी साल लंदन में, और उसके बाद पेरिस गई, फिर हांगकांग। 2005 में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में भी मैं 14 दिन रही। अच्छा, तो वहाँ कैसा माहौल लगा आपको? माहौल तो ऐसे ही जैसा हमारे हिंदुस्तान का है। अच्छा माहौल, बहुत अच्छा। बहुत क्या हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। या उतनी ही नफरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो उन लोगों के बीच में गई थी जहाँ तो मुझे तो सिर्फ प्यार ही प्यार मिला। अच्छा। देखिए ये चीज़ें जो क्या है ना, ये सियासत है बस, जहाँ की लोग सियासत करते हैं लोगों को लेके, बाकी कुछ नहीं है। क्या है कि मैं जितने दिन वहाँ रही मुझे तो पलकों पे बिठाया लोगों ने, और एक ऐसा मुशायरा भी मैंने वहाँ पे पढ़ा जिसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, हमारे शेयर से अवार्ड। वहाँ एक ऐसा मुशायरा था अल्ताफ हुसैन साहब जी, शायद आप लोग नाम जानते होंगे। उस मुशायरे में मैंने देखा था कि अल्ताफ साहब वो मुशायरा करवाते हैं जी। ऐसा मुशायरा होता है जिसमें कि केवल इंडो पाक मुशायरा, इंडिया के लोग रहेंगे, और बाकी वैसे तो वहाँ पे जो मुशायरा होता है कराची वाला वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन जो अल्ताफ हुसैन साहब वाला होता है वो मुशायरा केवल इंडो पाक होता है। और उसमें मैंने ये देखा कि जितने लोग सुनने आते हैं वो हमारे जितने भी यहाँ से शायर जाते हैं, जो इंडिया से जाते हैं, इतना सम्मान उनका करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि बस जब शायर पढ़ता है या शायरा कोई भी पढ़े जिस वक्त, अगर उसका कोई शेर पसंद आ गया तो बस उनके पास जो है उसे उपहार के रूप में, क्या उनके पास जो भी है बस ऐसा जैसे उसके कदमों पे क्या बात। तो मुझे ये वहाँ का जो ये देखने को मिला, ये उन लोगों का प्यार कहिए, उन लोगों का स्नेह कहिए, या उनके मन में एक उत्कंठा भी, जो हमारे हिंदुस्तानी जो यहाँ पे जो कि पाकिस्तान जाके यहाँ से चले गए कुछ लोग जो, वो भी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत अंतर नहीं, क्या वहाँ के लोगों के प्यार में कोई बहुत अंतर नहीं। ये बताइए, चूँकि बहुत लड़कियों को कहा जाता है कि दबा के रखा जाता था और उनको निकलने नहीं दिया गया, आपको क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी ज़िंदगी में कि नहीं मंच पे नहीं जाना है और आगे नहीं बढ़ना है और खाली शादी ब्याह हो जाए तो यही तो मेरे साथ नहीं हुआ। अरे इसलिए मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि लड़कियों को दबा के रखा भी जाता होगा। क्या बात। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कभी मना किया गया हो किसी बात के लिए। मैं घर में अपने मम्मी पापा की अकेली लड़की थी, मुझे खूब पढ़ाया लोगों ने बड़े मन से। हालांकि मेरी शादी इंटर पास करने के बाद बीए फर्स्ट ईयर भी हो गई थी। वो भी ये कहिए कि ये तो खैर ऊपर वाला ये लिख के भेजता है कि कब क्या होने वाला है, ऐसा मानते हैं। तो मेरा भी मानना है कि जो भाग्य में लिखा है, भाग्यवादी हूँ थोड़ी, तो इसलिए जो है मेरी शादी हो गई थी बीए फर्स्ट ईयर में आते थे। लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल, तो मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था और सर्वाधिक मेरे हस्बैंड का। कभी उन्होंने नहीं रोका। मैंने कहा मुझे पढ़ना था, मुझे उन्होंने पढ़ाया। क्या बात। और मैंने कहा मैं नौकरी करूँगी,
तो मेरे लिए उसके लिए भी सबने उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो आज मुझे सब कुछ मिला जो मिलना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि एक कामयाब कवित्री के पीछे एक मर्द का हाथ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे उसकी पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है, तो वैसे मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। आपकी किताब भी आई है, मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस को उस किताब को आप दिखाएं और बताएं इसके बारे में जी, कि ये कब आपकी पब्लिश हुई। और ये मेरी संसार सरगम पहली पुस्तक है ये, और ये अभी पिछले साल ये आई है, प्रकाशित हुई है। और ये भी मेरे जो अपने मित्र हैं, मेरी जो मित्र मंडली है, उन लोगों ने बहुत कहा मुझसे कि जो आपके गीत हैं, जो आपकी गज़लें हैं, या जो भी आपने लिखा है, इसको कलेक्ट करके आप एक किताब के रूप में उसको ले आइए सबके सामने, क्योंकि आप पढ़ते तो रहते ही हैं मंचों पे, लेकिन आपको और तक भी पहुंचने के लिए जो नहीं आ पाते हैं, ये तो क़यामत तक के लिए दस्तावेज हो गया। तो इसलिए सबके कहने पर मैंने कोशिश करी, एक प्रयत्न किया जो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी ये पुस्तक आई। हमारी ऑडियंस को कोई आपका लिखा हुआ और आपको जो पसंद हो वो गीत थोड़ा गुनगुना दीजिए। गीत सुना दूँ आपको? जी। पहले एक मुक्तक सुना। जी जी। वो मुक्तक मुझे बहुत पसंद है, और लगभग पूरी जो है उसमें जहाँ मैं गई वहाँ भी ये सबको पसंद आया। मैं उसको सुनाती हूँ। दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया, दर्द का दिल में कोई रतन रख लिया, गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया, गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया। इस कदर हमको काटे चुभोए गए, इस कदर हमको काटे चुभोए गए, नाम हमने भी अपना सुमन रख लिया, नाम हमने भी अपना सुमन रख लिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। थैंक यू। अब चलते चलते कोई हम लोगों का प्रोग्राम का एक वो रहता है कि आपकी पसंद का कोई गीत जो आप कभी अकेले में गुनगुनाती हूँ या सुनती हूँ। मेरा अपना गीत या आपका अपना गीत या कोई फिल्म का गीत? वैसे फिल्मों में तो बहुत गीत लिखा गया और मुझे लगभग बहुत सारे गीत पसंद हैं, लेकिन मैं अपना गीत सुनाती हूँ। आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा मंचों पे पढ़ भी रही हूँ, मुझे पसंद भी बहुत है। सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी। क्या बात, बहुत सुंदर। सारी दुनिया की नजरों में, सारी दुनिया की नजरों में गीत गजल की रानी हूँ, गीत गजल की रानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे वो गंगा का पानी हूँ। और अंतिम बंद इसका सुना देती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे, उसको और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे, वो मेरा गिरधर नागर है, वो मेरा गिरधर नागर है, मैं मीरा दीवानी हूँ,
जो जीवन को अमृत कर दे वो। तो ये अभी आप देख रहे थे और कि श्रीमती सुमन दुबे जी ने कितनी बेबाकी से कविताओं के बारे में, अपनी शायरी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में हर पहलू पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। और जैसा कि ये सिलसिला चल रहा है, तावंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ इसी प्रोग्राम में। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत आभार। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पुस्तक, जी जी, बड़े सहयोग से आप आ गए हैं जी, तो मैं आपको इसको चलिए। भेंट कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। सत्रह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यारा तोहफा आपने हमको दिया।